करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां इन्फ्लुएंजा H3N2 की एंट्री हो गई है। इसका पहला केस राजधानी भोपाल में मिला है। गुरुवार को युवक की रिपोर्ट H3N2 पॉजिटिव मिली। स्वास्थ्य आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिलों के CMHO और सिविल सर्जन को एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में इसकी जांच की जाएगी। वहीं अस्पताल में जरूरी उपकरण, दवाइयां और मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि H3N2 वायरस से बचाव के लिए मध्य प्रदेश कितना तैयार है और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जिन पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंजा H3N2 की एंट्री हो गई है। राजधानी भोपाल में पहला केस मिला है। गुरुवार को युवक की रिपोर्ट H3N2 पॉजिटिव मिली। स्वास्थ्य आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिलों के CMHO और सिविल सर्जन को एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में इसकी जांच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक संक्रमित युवक बैरागढ़ का रहने वाला है। 4 दिन पहले युवक को सर्दी खांसी की शिकायत हुई। युवक का सैंपल इन्फ्लुएंजा H3N2 की जांच के लिए भोपाल भेजा गया। गुरुवार को युवक की रिपोर्ट H3N2 पॉजिटिव मिली। फिलहाल युवक को घर में ही क्वारंटीन किया गया है। अभी ये निर्देश है कि सर्दी खांसी बुखार का ये सीजन भी रहता है, तो सामान्य सर्दी खांसी बुखार में केवल इलाज के द्वारा उसे ठीक करना है। यदि बुखार ज़्यादा आ रहा है तो कोविड टेस्ट की सलाह दी जा रही है, और सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ है, गले में यदि चोकिंग ऐसी लग रही है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर H3N2 टेस्ट के लिए एडवाइस किया जाना उचित माना जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि H3N2 पॉजिटिव युवक की सेहत स्थिर है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है। भोपाल में H3N2 का एक पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ है। एम्स में जांच के बाद ये जानकारी मिली है कि H3N2 का एक पेशेंट मिला है, पर वो पूरी तरह स्वस्थ है, घर पर है। हॉस्पिटलाइजेशन की कहीं कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। उनको केवल जुकाम, सर्दी की शिकायत है और उनके सभी पैरामीटर्स ठीक हैं और वो घर पर ही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस वायरस से पीड़ित लोगों में किस तरह के लक्षण होते हैं। H3N2 वायरस के संक्रमण के सामान्य लक्षण फ्लू की तरह हैं। मरीज को बुखार या तेज ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या कुछ मामलों में नाक बंद होना, सिर दर्द और थकान हो सकती है। उल्टी या दस्त भी हो सकते हैं। सांस लेने में कठिनाई भी वायरस के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कमजोर इम्यूनिटी वालों को इस फ्लू का खतरा ज्यादा है। अस्थमा या लंग्स इन्फेक्शन के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर इन्फ्लुएंजा का प्रभाव ज्यादा है। H3N2 वायरस कोरोना जैसा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को 2 या उससे अधिक बीमारियां हैं तो ये वायरस जानलेवा हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या फिर बात करने से निकले ड्रॉपलेट संक्रमण फैलाते हैं। संक्रमित सतह पर हाथ लगाने के बाद उन्हीं हाथों से चेहरे को छू लेने से भी वायरस फैलता है। कोविड में जो निर्देश जारी किए गए थे, जो गाइडलाइन जारी की गई थी, सुरक्षा के जो नियम बनाए गए थे, उनका यदि हम अच्छी तरह से पालन करेंगे तो ये वायरस फैल नहीं पाएगा। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, इसका प्रकोप अपने आप खत्म हो जाएगा। कोरोना काल में आपने इन लक्षणों का कोहराम देखा है, लेकिन इस बार ये कोरोना का नहीं बल्कि उसके हमशक्ल वायरस का आतंक है, जिसने देश के कई राज्यों में अपने खौफ का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। H3N2 वायरस के बढ़ते केस को देखकर केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर MC मिश्रा हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर शरद पंडित हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर तनुज वीरभान हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। संजय मिश्रा जी हैं, हेल्थ डायरेक्टर हैं जबलपुर के। शुरुआत में संजय जी आपसे ही कर रहा हूं, जबलपुर में क्या तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं, क्योंकि टेस्टिंग की बात ये कही जा रही है कि जबलपुर में भी टेस्टिंग होगी, तो शुरुआत हो गई है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं फिलहाल?
जबलपुर में अभी तक कोई पॉजिटिव मरीज तो नहीं आया है, लेकिन शासन के निर्देशानुसार तैयारियां पूरी हैं। मुख्य रूप से अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड मेडिकल कॉलेज में बना दिया गया है। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता हमने सुनिश्चित कर ली है, क्योंकि पिछले कोविड के दौरान ही हमारे सभी जिला चिकित्सालयों में ASU यूनिट लग गई थी, जो भली भांति काम कर रही है। PSA प्लांट लगे थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर्याप्त मात्रा में शासन ने पहले ही उपलब्ध करा दिए थे, इसलिए ऑक्सीजन के संदर्भ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, तो जबलपुर में ICMR को एजेंसी बनाया गया है। यहाँ पर जो लैब है, उस लैब में परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा प्रदेश में 3 अन्य स्थानों पर भी ये सुविधा है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास हमारे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम उनकी अभी तक मैं संजय जी एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, केस तो आ रहे होंगे इस तरह के सर्दी जुकाम खांसी के? जी निश्चित तौर पे ये सीजन ही ऐसा होता है हर साल कि सर्दी खांसी बुखार का प्रकोप होता ही है। और चूंकि पिछले 2 वर्षों से इन्फ्लुएंजा इसमें और शामिल हो गया है, तो मरीज तो आ रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ है और सर्दी खांसी बुखार के मरीज बिल्कुल लगातार आ रहे हैं। ठीक। MC मिश्रा जी, देखिए एक सवाल लोगों के जहन में यही आ रहा है कि क्या वापस हम पुरानी स्थितियों के दौर में तो नहीं लौट रहे हैं, और ये सब सोच जरूर रहे हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद वैसी फिक्र दिख नहीं रही। मास्क का प्रयोग अब ना के बराबर हो गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग जा ही रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बिना पाबंदी के बहुत मुश्किल है कि लोग उस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। तो क्या वैसी परिस्थिति की जरूरत तो फिलहाल हमें नहीं है कि सख्ती करनी पड़े लोगों पर और उनसे कहा जाए कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन के जैसे पहले कार्यक्रम चलते थे वैसे ही दोबारा किया जाए? कहीं कोई बड़ा खतरा तो नहीं है इस वक्त देश के सामने? देखिए, अभी तक जनवरी से लेके अभी तक जो केसेस नोटिफाई हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं कंफर्म H3N2 के, वो 450 के लगभग संक्रमित लोगों को पाया गया है। लेकिन ये नंबर आवश्यक नहीं है कि ये जो सही संख्या हो वही दर्शाता हो, क्योंकि ये फ्लू का मौसम है और इन्फ्लुएंजा या फ्लू हम जो भी कह लें, वायरल फीवर इस मौसम में खूब होता है, सभी को होता है। परिवार में एक जने को होता है, सबको हो जाता है। बिल्कुल। तो इसमें जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम अपना बचाव, जैसे कोविड के समय में जो भी लोगों को बताया जाता था, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर उसका पालन लोग कर लेंगे तो H3N2 से भी बच जाएंगे बीमार पड़ने से। और नहीं तो बीमार पड़ ही गए तो कोई इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। 1% से कम लोगों को इसमें बहुत सीवियर संक्रमण होता है, और अगर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनकी, बहुत छोटी उम्र के हैं या बहुत बड़ी उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी का किसी को डायलिसिस हो रही है, या किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको ये नुकसान पहुंचाने का मादा रखता है। ये जो कोई भी वायरस हो उसमें H3N2 भी है, और दूसरे जो अनआइडेंटिफाइड अननेम्ड वायरसेस हैं वो भी है, और कोविड भी है। तो इसलिए अभी इतना कोई डरने की, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल बहुत उचित कहा जी, कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते रहेंगे, जैसे हम अभी भी मास्क पहनते हैं हॉस्पिटल में रोगियों को देखते समय, उनकी परीक्षण करते समय जी, तो उससे बचाव काफी हद तक रह जाएगा। या जैसे अभी यात्रा कर रहे हैं, हम हवाई यात्रा कर रहे हैं, रेल यात्रा, बस यात्रा, या भीड़ भाड़ वाली जगहों में, या हम अपना शॉपिंग के लिए जाते हैं मॉल्स में, बाजार में, तो अगर एक तो जितना अवॉइड कर सकते हैं भीड़ भाड़ वाले के इलाके, सबसे अच्छी बात है। जाना भी हो तो अपना बचाव के उपाय करके जाएं, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, वरना बीमार पड़ेंगे लोग, अधिकतर लोग ठीक हो जाएंगे। और वही काम करना है इसमें कि आप अपना जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ठीक रखें। ठीक। ताज़े फल सब्जियों का सेवन करें, पानी की मात्रा
उचित लें तरल पदार्थ की, तो ये सब अगर करेंगे तो बीमार होने से भी बचेंगे, और बीमार मान लो हो ही गए तो उससे निकलने में भी इससे मदद मिलेगी। जी, मैं आपके पास लौटता हूं सर। शरद पंडित जी, एक सवाल अब यहां पर यह भी उठता है कि इस बार मौसम का चक्र भी कुछ थोड़ा सा अलग रहा। हमने देखा कि फरवरी जब जैसे ही खत्म हो रही थी, एक गर्मी की दस्तक शुरू हो गई और लोग उस समय बड़े कंफ्यूज हो गए कि भाई अब गर्म कपड़े पहने नहीं जा रहे, क्या करें। तो क्या एक वो भी कारण हो सकता है कि इस बार कुछ मौसम अलग तरह का रिएक्ट किया, गर्मी मार्च में बहुत तेज आ गई, उस वजह से बीमारियां बढ़ी, और कुछ लोग जो ये इस होप में हैं कि ये कुछ दिन की और बात है, जैसे ही थोड़ी और गर्मी बढ़ जाएगी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। क्या आपकी नजर में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी आने वाले कुछ दिनों में? नहीं, देखिए लोकेंद्र जी, इसमें अभी जो है मेरे सभी साथियों ने यहाँ बताया, बहुत अच्छा उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया, और ये बिल्कुल बात सही है। अभी देखिए इन दिनों कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिर रहे हैं, पानी भी गिरा है, और इस तरह की जो है ये मौसम में परिवर्तन आया है। तो निश्चित रूप से ये जो ट्रांजिशन पीरियड रहता है, यानी जिसको हम कहेंगे संधि काल रहता है, इसमें इस तरह की जो वायरस का, बैक्टीरिया का या अन्य जो है रोगों का प्रकोप बढ़ने की संभावना हमेशा रहती है, हर वर्ष रहती है। परंतु इस बार के ये मौसम की तब्दीली ने जो अप्रत्याशित रूप से हुआ है, ये निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है। और उसके साथ साथ हमको जो अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया, तो सब चीजों का पालन करेंगे यदि हम, तो बहुत कुछ उससे जो है हम बच सकते हैं। दूसरा, अपने शरीर की इम्यूनिटी को मेंटेन करिए। देखिए क्या है कि अभी बताया गया कि जैसा हाइड्रेशन बराबर बॉडी में रहे, हमारे को अपने जो है बॉडी रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने के लिए जो है वो जूसेस है, तरल पदार्थ है, ये लेते रहना चाहिए। ज्यादा गर्मी में धूप में बचने से, निकलने से बचना चाहिए। ये सारी सावधानियां यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से इसके प्रकोप से बचा जा सकता है, और या फिर उसकी जो सीवियरिटी है, गंभीर लक्षण है, वो नहीं होंगे और वो पास ऑफ हो जाएगा। तो ये सावधानियां कुछ रखते हुए हर जनमानस को ध्यान रखना। लेकिन शरद जी, एक चीज इसमें जो दिख रही है वो ये कि इस बार ये बीमारी बड़े लंबे समय तक जा रही है, और खासकर अगर किसी को खांसी हो गई तो वो तो बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए क्या है कि अभी ये जो इसका जो ऑब्जर्वेशन आया है उसमें यही है कि ये 2 हफ्ते या कई बार मतलब सामान्य रूप से ठीक भी होने के बाद फिर से इसका रिलैप्स हो रहा है। ये सारी चीजें, इसके लक्षण जो है वो देखने में आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है हम असावधानी जो रख रहे हैं, हम लोग जो है जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको वो बराबर पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, बॉडी के जो रेजिस्टेंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि अपनी क्षमता को कैसे हम बनाए रखें। तो ये सारे कारण जो हैं उसकी वजह से ये इसका कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ जो है, देखिए वायरस अपने आप को बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। तो ये सारी चीजें उसकी वजह से हो रही है। तो ये कुछ सावधानियां रख के इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, सावधानियां बहुत जरूरी हैं। अब मैं तनुज जी के पास आ रहा हूं। तनुज जी, देखिए कोशिश हम यही करते हैं कि घर में जो हमारे चीज मौजूद हैं उससे ही अगर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें तो उससे बेहतर क्या हो सकता है, दवाइयों की जरूरत हमें ना पड़े। तो आयुर्वेद के जरिए फिलहाल आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों को जिससे उनकी इम्यूनिटी भी बढ़े, और अगर उनको सर्दी जुकाम खांसी अभी इनिशियल स्टेज पर है तो वो क्या आयुर्वेद के जरिए दवाई ले सकते हैं जिससे उन्हें आराम लगे? देखिए, जैसे सब एक्सपर्ट ने बता ही दिया है कि सबसे पहले तो इसमें इम्यूनिटी का बहुत कुछ लेना देना है जी। तो जिसकी लो इम्यूनिटी है वही इस वायरस की चपेट में ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें काम करना है इम्यूनिटी पे, और आयुर्वेद की जो थ्योरी है वो प्रिवेंशन पे ज्यादा काम है। यदि आपको बचना कैसे है उसके ऊपर बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया। तो देखिए, अगर हमें इम्यूनिटी हमारी लो है तो एक तो जो ये संधि काल, जैसे हमारे सर ने बताया कि संधि काल जो होता है उसमें मैक्सिमम लोगों की नॉर्मली भी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। तो उस टाइम हम ज्यादा किसी ना किसी वायरस की चपेट में आने के हमारे ज्यादा चांसेस होते हैं। एक तो संधि काल में, सर्दियों में तो हर आदमी चमकाश, लेकिन सर्दियों का जो बीच का टाइम आता है जब गर्मी आनी शुरू होती है तब वो इस चीज को छोड़। लेकिन अगर कोई रेगुलर चमकाश लेना शुरू करे और साथ में अपनी नाक को ड्राई ना रहने, तब अगर अपनी नाक में 2-2 बूंद को कोई भी तेल, किसी भी तरह के तेल को अगर वो 2-2 बूंद डालेगा तो उसकी नाक में अगर ड्राइनेस कम रहेगी तो 90% चांसेस हैं कि वो किसी भी वायरस से कम चपेट में, क्योंकि इसमें बचाव सबसे पहले जरूरी है। और देखिए, आयुर्वेद में जिस तरीके से बताया है कि बहुत सारी एंटीवायरल प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारी इम्यूनिटी ड्रग्स हैं जो हम धीरे धीरे पेशेंट को अगर हम रेगुलर बेसिस पे देते हैं तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है।
आप इसमें तुलसी यूज कर सकते हैं, आप इसमें गिलोय यूज कर सकते हैं, आप इसमें अदरक है, सौंठी है, आप इसमें मुलेठी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इन 3-4 चीजों को मिला के एकदम काढ़ा बना के उसमें थोड़ा सा शहद डाल के हम चाय की तरह उसको अगर रेगुलर लेंगे तो हम 3 से 5 दिन में ठीक होने के हमारे चांसेस रहते हैं। अगर हम ठीक ना हो तो जरूर किसी ना किसी डॉक्टर से बात करें, किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से बात करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन अगर सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो वो चीज लंबी होगी। चाहे किसी भी तरह की पैथी हो, आप उसमें किसी भी डॉक्टर से आप अच्छे से सलाह लें, उसके बाद में ही आप आगे के ट्रीटमेंट का प्लान करें। ऐसा नहीं कि हमने किसी पे देखा, हमने टीवी में देखा, हमने ये मेडिसिन खा ली, वो मेडिसिन खा ली, किसी की वजह से ये वायरस थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं और ये आगे चल के हमें ज्यादा परेशान। संजय मिश्रा जी, खांसी थोड़ी लंबी है क्योंकि लोग अपने आप मेडिसिन बहुत खा रहे हैं। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर, 1 मिनट आपके पास जी, मैं लौट रहा हूं सर। संजय जी, क्योंकि कोविड के मामले भी स्पाइक किए थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, तो कुछ रैंडम टेस्टिंग आप लोग अभी करवा रहे हैं मरीजों की, क्योंकि आपने कहा कि इस तरह के मरीज तो लगातार आ रहे हैं लेकिन उतने सीवियर अभी जबलपुर में तो कम से कम नहीं दिखे हैं। तो रैंडम एक टेस्टिंग हो जाए ताकि पता चल जाए कि ये कोविड तो नहीं है या ये H3N2 है या कोई नॉर्मल फ्लू है, तो उसके लिए कुछ रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था है, कोई टारगेट रखा है आप लोगों ने? जो कोविड टेस्टिंग जो पहले से होती आ रही थी, चूंकि बीच में कोविड के मरीजों की संख्या एकदम कम हो गई थी जी, और करीब करीब 0 पर आ गई थी स्थिति, तो कोविड टेस्टिंग कम कर दी थी। लेकिन बीच में जबलपुर में भी 1-2 मरीज कोविड पॉजिटिव भी पाए गए हैं। 3 दिन पहले भी एक मरीज कोविड पॉजिटिव आया है। तो हम लोगों ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है और नियमित रूप से हम टेस्टिंग कर रहे हैं। और हमारी जो फीवर क्लिनिक है जिला अस्पताल की और कुछ सेंटर्स में, वहां पर हमारी टेस्टिंग सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उन्हें हम शासकीय मेडिकल कॉलेज जबलपुर की जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है उसमें टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं, जिससे हमें 8 से 12 घंटे में उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। तो इसके पर्याप्त इंतजाम हम लोगों ने किए हैं। ठीक, MC मिश्रा जी, एक लोगों के जहन में सवाल है, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं और कई सारे डॉक्टर्स भी हैं जो बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। उनमें कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब वीडियोस के जरिए हम डॉक्टर्स को सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करना है, इससे हो सकता है कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए वायरस की आपकी बॉडी में और एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाए। लेकिन जब हम रियल में डॉक्टर से कोई बीमारी लेकर जाते हैं तो हमेशा 3-4 तरह की गोलियां हमें मिली जाती हैं, उसमें एंटीबायोटिक भी शामिल होती है। तो वो इस चीज़ को लेकर बड़े दुविधा में है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर वो एक क्रोसिन लिखकर कभी नहीं देते हैं, उसके साथ 1-2-3 दवाइयाँ हमेशा मिलती ही मिलती हैं। लेकिन जब हम उनके वीडियोस यूट्यूब वगैरह पर सुनते हैं कुछ डॉक्टर्स के, तो वो ये सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा एंटीबायोटिक हमें नहीं लेनी चाहिए। तो इस पर सर आपका टेक क्या है? सहमत हूँ इस बात से कि वायरल रोग में एंटीबायोटिक का कोई उपयोग नहीं है। केवल कुछ परिस्थितियों में, जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन का जिनमें अंदेशा हो, जिस तरह का कोमॉर्बिडिटीज वाले, जो मैंने एक कोहॉर्ट आपको बताया था लोगों का, वरिष्ठ नागरिक या और लोग जिनको निमोनिया का थोड़ा सा कंपोनेंट ज़्यादा है वायरल में और उनका ऑक्सीजन लेवल का इश्यू है और ऐसा लगता है कि सुपर एडेड बैक्टीरियल निमोनाइटिस भी कहीं पे हो सकती है या हो रही है, तभी उसको बहुत ही जजमेंट करके फिजिशियंस को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना चाहिए। हम लोग एंटीबायोटिक का, मैं जैसे कहता हूँ आमतौर से, ओवर यूज़, मिस यूज़, एब्यूज़ सब कुछ भारत में बहुत होता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी समस्या है। कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में भी, संक्रमण में भी, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में भी बहुत जल्दी बहुत हायर एंटीबायोटिक्स देने से रेजिस्टेंस होता है और उसका कोई बहुत लाभ नहीं होता, उससे नुकसान ही अधिक होता है। तो ये कई बार हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी, उनका भी थ्रेशोल्ड बड़ा लो हो जाता है एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन मैं उन डॉक्टर से सहमत हूँ जो इसमें एंटीबायोटिक ना लेने की सलाह देते हैं और एंटीबायोटिक उसी परिस्थिति में लें जब कोई आपको फिजिशियन ने इसका सुझाव दिया हो और प्रिस्क्राइब किया हो। अपने आप से बिल्कुल ना लें
और ये मियादी बुखार होता है, कोई भी वायरल संक्रमण, और 5-6 दिन 7 दिन में ठीक हो जाएगा। किसी किसी को खांसी थोड़ा लंबे समय तक चलती है, क्योंकि जो हमारा ट्रेकिया और ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन है उसको जाने में थोड़ा समय लग जाता है, तो उसके लिए स्टीम इनहेलेशन है, कफ एक्सपेक्टोरेंट हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। और कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है साथ में, तो उसको एलर्जी का जो कंपोनेंट है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और उसके लिए भी जो कंजेशन अगर छाती में हो रहा है तो फिर इनहेलर भी कई बार टेम्परेरीली देने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिससे सांस ठीक से आए, ऑक्सीजन की कमी ना हो शरीर में। तो लेकिन एंटीबायोटिक के विषय में बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल्कुल वायरल बुखार अगर है केवल, तो एंटीबायोटिक की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक, शरद पंडित जी, एंटीबायोटिक का सवाल मैंने पूछा, अब जरा पैरासीटामोल पर भी आ जाते हैं। इसका इस्तेमाल भी बड़े धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं, तो पैरासीटामोल को लेकर क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए, कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, देखिए क्या है कि ऐसे ये शुरू के 3 या 4 दिन में ये जो वायरस है, ये इसका प्रभाव जो है वो कम पड़ने लगता है, परंतु यदि आवश्यकता है तो बिल्कुल लक्षणों के आधार पर जो है ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पैरासीटामोल एक बेसिक ड्रग है, इसके साथ जो है एंटी एलर्जिक और कुछ कफ के लिए जो है सायरप और इस तरह की चीजें ली जा सकती हैं। पैरासीटामोल का यूज जो है वो कंपैरेटिवली अन्य दवाओं की तुलना में सेफर है। ये एंटीबायोटिक्स जो है बिल्कुल अभी डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि उसको अवॉइड करना चाहिए, इनिशियल स्टेज में बिल्कुल नहीं चालू करना चाहिए। यदि 4-5 दिन में ये लक्षण जो है स्वतः नियंत्रित हो रहे हैं तो फिर जो है वो हमको कोई आवश्यकता नहीं। परंतु इसमें लोकेन जी ये है कि जहां तक है पैरासीटामोल है वो उसका कोई नियमित डोज नहीं है। लक्षणों के आधार पर यदि बुखार है, बॉडी एक ज्यादा है आपको, या आपको फीवर है, तो इस तरह के जो है उसमें जो है सिम्टोमेटिक आधार पर जो है वो डोज लिया जा सकता है और वो सेफ रहेगा कंपैरेटिवली। परंतु लंबे समय तक कोई भी दवा जो है वो उपयोग में न लाई जाए, ये सलाह दी जाती है, ताकि उसके जो है दूसरे साइड इफेक्ट्स है वो ना हो। तो तनुज जी, आयुर्वेद में भी देखिए कोविड के बाद से बहुत अच्छी चीजें लोगों ने सीखी हैं, लेकिन कई चीजें ओवर यूज ना हो जाएं, या बिना समझ के यूज ना हो जाएं, या बिना डॉक्टरी परामर्श के यूज ना हो जाएं। कुछ 1-2 चीजें आपको जो लगता है जिनका आमतौर पर लोग यूज कर लेते हैं लेकिन वो ठीक नहीं है हमारी सेहत के लिए, या उनका ओवर यूज ठीक नहीं है? देखिए ऐसा है कि कोविड में काफी सारे जो काढ़े चले ना, जो आयुष्पात चला था, वो है ना विदाउट किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के काफी लोगों ने चलाए, तो उससे लोगों को कहीं ना कहीं पैरों में जलन, कहीं उनको एसिडिटी, ये सब सिम्टम्स आए। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होता है वो हमेशा एक कॉम्बिनेशन बनाता कि जब मैं आपको एक छोटी सी एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर कोई किसी भी तरह के काढ़े बना रहा है जी, तो उस काढ़े में एक छोटी सी एक ड्रग है, आप उसमें मुलेठी जरूर, मुलेठी जो होगा वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक तरीके से जो तासीर जो उसकी गर्म हो, तो मुलेठी उसकी तासीर को, उसकी गर्म तासीर को कम कर देगा, उससे उसके जो ओवर यूज से नुकसान होते हैं वो नहीं होंगे। उसको अगर कोई लंबे टाइम तक अगर यूज भी कर लेगा तो ना उससे नुकसान होगा, जबकि उससे वो फायदा मिलेगा। मुलेठी आपको बॉडी की हीट को भी कंट्रोल करेगा और प्लस कफ को भी बहुत अच्छे से ये आपको एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी काम करेगा, तो दोनों में काम, तो इसका यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि जिस तरह से अभी वायरल है, H3N2 है या कोविड है, इसको लेकर किस तरीके से सावधानी बरतनी है, क्या करना है, दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमें उम्मीद है दर्शकों को समझ आ गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, सावधानी रखेंगे तो शायद बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी बीमारी हो गई है तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डरिए मत, केवल